नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 में पेश किया गया और इसे प्रवर समिति को भेजा गया। सदन में हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। इससे पहले विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया। प्रश्नकाल में सवाल जवाब के दौरान विपक्ष की गतिरोध बरकरार। आज से संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह की शुरुआत हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा के उपसभापति के सदन को चलने देने की अपील के बावजूद विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक भारतीय पतन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय पतन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। वहीं इंडी गठबंधन के सांसदों ने आज संसद परिसर में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर इंडी गठबंधन में आम सहमति बनने की उम्मीद। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा कि देश में कुछ पद ऐसे हैं, चाहे वे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, इन पर आम सहमति होना बेहतर। टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक अत्यंत अनुभवी प्रशासक हैं। उनके पास अपार अनुभव है और वे समाज के लिए अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना समर्थन जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का निर्णय का स्वागत है। जदयू सीपी राधाकृष्णन जी का समर्थन करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुने जाने पर बधाई दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए गठबंधन का घटक दल होने के नाते सीपी राधाकृष्णन को शिवसेना का पूरा समर्थन और सहयोग। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की। इस बातचीत के बाद सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को लेकर वो समर्थन हासिल करेगी। महाराष्ट्र में मानसून एक बार फिर से सक्रिय। मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी। मुंबई, ठाणे से लेकर राज्य के अधिकतर जिलों में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। मुंबई में जगह जगह जल भराव की वजह से वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। भारतीय मौसम विभाग ने बृहन मुंबई क्षेत्र में आज अति मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। सुबह से हो रही लगातार बारिश को देखते हुए मुंबई की सभी दोपहर 12 बजे के बाद स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई। नागरिकों से अपील कि केवल आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। किसी भी तरह की सहायता हेतु 1916 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। राज्य आपातकालीन कार्य केंद्र के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ को अलर्ट रखा गया है। इसी के साथ मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। किश्तवाड़ के चिसौती गांव में बादल फटने के बाद लोगों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने चिसौती नाला पर एक अस्थायी पुल का सफलतापूर्वक निर्माण किया।
ये पुल नागरिक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में संपर्क बहाल करेगा और निकासी में तेजी लाने में मदद करेगा। भारतीय सेना के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राहत एवं बचाव अभियान जारी। कठुआ में कल बादल फटने की 2 अलग-अलग घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर। अधिकारियों के मुताबिक जिले में रात भर हुई भारी बारिश के चलते राजबाग के जोत घाटी गांव और जंगलोट के बागरा गांव में आपदा आई है। लगातार हुई बारिश से इलाके के जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जम्मू संभाग में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने कल तक जम्मू संभाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल दोपहर से आवाजाही के लिए बंद। मार्ग को खोलने के प्रयास लगातार जारी। आज दोपहर तक हाईवे के खुलने की संभावना बताई जा रही है। उधर मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास अवरुद्ध, जिसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों वाहन और राहगीर फंसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी एक बार फिर उफान पर। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा के यमुना पार में हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली के कई स्कूलों में आज एक बार फिर बम की धमकी मिली है। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को बम की धमकी मिली के बाद एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर खाली कराया गया। तलाशी के लिए पुलिस और बम निरोधक दस्तों को मौके पर वो पहुंचे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि धमकी भरा मेल एक जीमेल आईडी के जरिए आया। इसे कई स्कूलों को भेजा गया है। 2 और स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को ऐसे ईमेल के बारे में जानकारी दी। दादरा और नागर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की खुदकुशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज कर दिया है, एफआईआर को रद्द कर दिया है और इन आरोपियों में दादरा नागर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल भी शामिल। उत्तर प्रदेश में 105 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संजय सिंह को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। यूपी सरकार ने कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने और उन्हें 3 किलोमीटर के दायरे में नजदीक वाले स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया है। संजय सिंह ने यूपी सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार के राष्ट्रीय स्तर के समारोह में 11 मंत्रालयों और विभागों के 15 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज तन समर्पित मन समर्पित पुस्तक का विमोचन समारोह का आयोजन किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लंदन में आयोजित होने वाले लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन के दूसरे संस्करण में होंगे शामिल। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय बंदरगाह संघ के सहयोग से आज मुंबई में वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस
इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाना और विकास के लिए नीतिगत पहलों, बेहतर विधियों और नीतियों पर चर्चा करना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से की मुलाकात। इस अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की गई। विदेश सचिव ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उनके कार्यालय सिंह दरबार में की मुलाकात। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए एक्सप्रेस 100 का सिलसिला जारी रखते हैं। तेजी से बदलते सुरक्षा परिवेश में संवेदनशील इकाइयों में तैनात सीआईएसएफ कमांडो भारतीय सेना के साथ आतंकवाद रोधी रणनीति, युद्ध और तोड़फोड़ की रोकथाम में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने से बीजापुर डीआरजी टीम के दिनेश नाग शहीद हो गए हैं। ब्लास्ट में घायल 3 जवानों का इलाज जारी है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोपों पर सवाल उठाए। आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आज और कल नई दिल्ली में आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग एवं स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर अपनी 30वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा। आरएवी संगोष्ठी आयुर्वेद विशेषज्ञों के लिए ज्ञान, नवाचार और सहयोगात्मक बाल चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक सक्रिय मंच के रूप में काम करेगी। मुंबई के चिरा बाजार इलाके में एक इमारत की सीढ़ी का एक हिस्सा गिरने से 3 लोग घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर गरियाबंद में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिले में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया। इन चारों नक्सलियों पर कुल 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद में सदाशिव महादेव मंदिर में भक्त पूजा अर्चना के लिए उमड़े। बम बम भोले के जयकारे के साथ भक्तों ने महादेव की आरती की। जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में उछाल, तेजी देखी गई। निफ्टी करीब 307 अंक यानी 1.25% की बढ़त के साथ 24,938 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 727 अंक यानी 0.90% की बढ़त के साथ 81,325 पर खुला। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे बढ़कर 87.45 पर पहुंचा। ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज और एप्पल की प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन ने अपने नई बेंगलुरु फैक्ट्री में आईफोन 17 का उत्पादन किया शुरू।
एप्पल भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने पर बड़ा दांव लगा रहा है। कंपनी द्वारा इस वर्ष आईफोन उत्पादन को 6 करोड़ यूनिट तक बढ़ाने की उम्मीद है, जबकि 2024 और 25 में ये 3.5 से 4 करोड़ यूनिट था। यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार एवरेज डेली वैल्यू इस वर्ष जनवरी के 75,743 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त में 90,446 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जिसमें एसबीआई 5.2 अरब ट्रांजैक्शन के साथ शीर्ष प्रेषक सदस्य रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2026 के समाप्त होने से पहले भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सिंगल डिजिट में आ जाएगी, जो निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। सरकार और उद्योग अत्याधुनिक तकनीक की ओर बढ़ने के बजाय मैच्योर नोड मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे देश के सेमीकंडक्टर ड्रीम आकार लेने लगे हैं। OpenAI की लेटेस्ट लैंग्वेज मॉडल GPT-5 अपने प्रेडिसेसर की तुलना में ज्यादा पावरफुल और सटीक हो सकता है, लेकिन कंपनी ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि वे चैट GPT को अपनी जानकारी का मुख्य स्रोत न बनाएं। चैट GPT के प्रमुख निक टर्ली ने कहा कि AI चैटबॉट का इस्तेमाल सेकंड ऑप्शन के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े सुधारों के बावजूद इसमें अभी भी गलतियां होने की संभावना। देश का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 और 15 से शुरू होकर एक दशक में 31 अरब डॉलर से बढ़कर 133 अरब डॉलर हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसके लिए मेक इन इंडिया पहल की सराहना की। कोटक महिंद्रा खुदरा निवेशकों को फंड बेचने के लिए यूएई लाइसेंस हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। देश भर में उर्वरकों के संतुलित उपयोग और बेहतर मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को इस वर्ष जुलाई तक 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के समर्थन के लिए फरवरी 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1,706.18 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। बीते सप्ताह सोने की कीमतों में 900 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट हुई है और वहीं चांदी की कीमतों में 200 रुपए से अधिक की मामूली बढ़त। कंपनियां बैंक के कर से दूरी बना रही हैं। इसकी जगह वे इक्विटी और बॉन्ड बाजार जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। त्योहारी सीजन नजदीक आने के साथ ही कार बनाने वाली कंपनियां अगस्त नवंबर के दौरान नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में। एसी और टीवी पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो सकती है, जिससे कीमतों में 10% तक कमी आने की उम्मीद। सोमवार को एशियाई शेयर बाजारों में तेजी रही, जबकि वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच वार्ता से पहले तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ही इस संभावना को खारिज किया कि यूक्रेन कभी फिर से क्रीमिया को रूस से वापस ले सकेगा। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद अब वॉशिंगटन में एक अहम बैठक होगी। वार्ता से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रूस के साथ संभावित शांति समझौते के तहत यूक्रेन को अपने कुछ क्षेत्रों का नुकसान स्वीकार करना पड़ सकता है। एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 1,800 ग्राउंड स्टाफ को अवैध रूप से नौकरी से निकालने के लिए क्वांटास पर 90 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया। बोलीविया में आम चुनाव के लिए रविवार को मतदान संपन्न हो गया। इस चुनाव में लगभग 20 वर्षों तक विपक्ष में रहने के बाद दक्षिणपंथी पार्टी को सत्ता हासिल होने की संभावना। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोतो राज्य में एक नाव दुर्घटना के बाद करीब 40 लोग लापता हो गए हैं। नाव में करीब 50 यात्री सवार थे। बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी तक करीब 10 लोगों को बचाया गया।
भीषण गर्मी के बीच अब स्पेन के जंगलों में 20 जगहों पर आग लग गई है। वेरीन शहर में अतालाया किले के पास जंगल की आग की लपटें इतनी तेज थी कि किले के बाहरी इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। स्पेन में इस साल जंगल में लगी आग के कारण अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। वर्ष 1640 से 1668 तक चले पुर्तगाल की बहाली युद्ध के दौरान पुर्तगाल से रक्षा के लिए बनाए गए किले को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत से प्याज आयात करने की अनुमति दी। 5.5 महीने के अंतराल के बाद बांग्लादेशी आयातकों को यह अनुमति दी गई है। इजरायली नागरिकों ने गाजा युद्ध की समिति और गाजा युद्ध की समाप्ति और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन की हड़ताल जारी रहने के कारण एयर कनाडा की विमान सेवा बुरी तरह से प्रभावित, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए जारी रखते हैं एक्सप्रेस 100 का सिलसिला। इजरायल ने यमन की राजधानी सना में एक ऊर्जा अवसंरचना स्थल को निशाना बनाने का किया दावा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमंडल को उत्तर कोरिया के साथ मौजूदा समझौतों के आंशिक चरणबद्ध कार्यान्वयन की तैयारी करने का दिया आदेश। हंगरी के विपक्षी नेता पीटर मग्यार ने रूस से आश्वासन मांगा कि वे उनके देश की राजनीति में नहीं करेंगे हस्तक्षेप। पाकिस्तान में बाढ़ के चलते हालात बेकाबू, बाढ़ के चलते 1000 से ज्यादा लोगों की गई जान। जर्मनी की विदेश मंत्री ने जापान और इंडोनेशिया की यात्रा से पहले ताइवान जल जमरू मध्य में चीन के आक्रामक व्यवहार की आलोचना। मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में जगह की पक्की। ईस्ट बंगाल और डायमंड हार्बर FC डोरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। देविका सिहाग ने इस जीत के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब भी किया हासिल। हरियाणा की 3 सगी बहनें प्रिया, गीता और रितु ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन और WTA प्रेसिडेंट्स कप ओशियाना ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किया हासिल। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा की तीनों बहनों ने टीम कैटेगरी अंडर 30 में खेलकर कांस्य पदक हासिल किया। भारत A और ऑस्ट्रेलिया A के बीच खेले गए महिलाओं के तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया A ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। सलमान अली आगा त्रिकोणीय श्रृंखला और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का करेंगे नेतृत्व। भारतीय अंडर 17 महिला टीम के मुख्य कोच जो किम ने रविवार को सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भूटान 2025 के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 20 से 30 अगस्त तक भूटान की राजधानी थिम्फू में होगी आयोजित। यानिक सिनर ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में फ्रांसीसी क्वालिफायर टेरेंस को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई जगह। सिंसिनाटी ओपन के दूसरे सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के तीसरे वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया। बीजिंग में आयोजित विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स रविवार को हुए संपन्न। बायर्न म्यूनिख ने स्टुटगार्ट को 2-1 से मात देकर जर्मन सुपर कप जीतने में कामयाबी हासिल की। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।